हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। तो आज हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में जानेंगे, डीपली कवर करेंगे। तो हमारे वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा बता दूं मैं क्या है। तो पहले मैं बता रहा हूं आपको क्या ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन ये क्या है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन व ऋण विद्युती या मूलक का संयोग हो तथा हाइड्रोजन व धन विद्युती तत्व या मूलक का निष्कासन हो तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इसको समझना क्या है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है, या आप क्या कह सकते हो ऋण विद्युती तत्व या मूलक के साथ भी क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। तो ऑक्सीजन का भी संयोग हो रहा है और ऋण विद्युत तत्व का संयोग हो रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन व ऋण विद्युती तत्व या मूलक का क्या करता है, के साथ क्या करता है, का संयोग होता है, या उसके साथ वो जुड़ता है, या उसके साथ योग होता है ऋण विद्युत तत्व उस पदार्थ के साथ। तो ऋण विद्युत तत्व या मूलक का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन व धन विद्युत तत्व या मूलक का क्या होता है, निष्कासन होता है, यानी बाहर निकलते हैं। यानी हाइड्रोजन भी बाहर निकलता है और धन विद्युत तत्व बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन और ऋण विद्युत तत्व जुड़ता है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन व ऋण विद्युती तत्व का संयोग होता है, संयोग हो तथा हाइड्रोजन व धन विद्युत तत्व का निष्कासन हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहेंगे। अब हम इनको उदाहरण से, एग्जाम्पल से, समीकरण से समझेंगे। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, चार, कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा है। एक तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, दूसरा ऋण विद्युती तत्व का संयोग हो रहा है, तीसरा धन विद्युती तत्व का निष्कासन हो रहा है, और चौथा हाइड्रोजन का भी क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। यानी दो चीजें जुड़ेगी और दो चीजें निकलेगी, किसमें, ऑक्सीडेशन में यानी ऑक्सीकरण में। तो पहले हम जो प्रोसेस ले रहे हैं वो है ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का योग या संयोग या जुड़ना। पहली बात हम यही कह रहे हैं। तो अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, जुड़ती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। पहला हमारा है, कार्बन को जलाया किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो देखो ये जो पदार्थ है, ये जो कोयला है हमारे पास, कार्बन है, इसके साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये देखो CO2 बन गया।
तो यहाँ कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। दूसरी विक्रिया बताऊं आपको, तो ये मैग्नीशियम का फित्ता है और इसको मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया MgO। ठीक है, तो देखो यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है उसमें क्या हो गया, उसका ऑक्सीकरण हो गया। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। देखो ऑक्सीजन जुड़ गई, इसमें यहाँ नहीं थी, ये जुड़ गई। तो अब विक्रिया बैलेंस नहीं है तो हमको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो विक्रिया बैलेंस हो गई। देखो मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी कितने हो गए हैं, 2 हो गए। तीसरी विक्रिया में देखूं तो कॉपर और उसका भी ऑक्सीजन के साथ जला रहा हूं तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा CuO। तो देखो यहाँ भी कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई। और इसी प्रकार चौथी विक्रिया आप देखना चाहो तो सल्फर को जलाऊं मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। विक्रिया बैलेंस हो गई होगी, आपके समझ में आ गया होगा। 2 कॉपर और ये 2 ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा SO2। तो देखो चारों विक्रिया में आप देख पा रहे हो सभी में किसका योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का योग होता है, संयोग होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो पहली बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात हमारी क्या है, ये वाली ऋण विद्युत तत्व या मूलक का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो इनको मिटा देते हैं एक बार। दूसरा क्या है हमारा, ऋण विद्युती तत्व का संयोग या जुड़ना। तो ऋण विद्युत तत्व का योग, संयोग या जुड़ना। तो ऋण विद्युत तत्व अगर जुड़ता है किसी पदार्थ में तो भी उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो देखते हैं ऋण विद्युत तत्व में पहली हमारी विक्रिया, ये मैग्नीशियम है और इसकी मैं क्लोरीन गैस से विक्रिया कराऊं तो ये मैग्नीशियम डाइक्लोराइड यानी MgCl2 यहाँ बनता है, MgCl2। ये जो क्लोरीन है ये ऋण विद्युती है, यानी इसकी जो संयुक्ता -1 होती है, यानी ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन वगैरह। तो ये ऋण विद्युती तत्व है, ऋण विद्युती तत्व का योग। तो यह क्लोरीन ऋण विद्युती तत्व है। तो ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ा और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, तो ये देखो क्या हो गया, यहाँ ऋण विद्युती तत्व का योग हो गया, जुड़ गया। तो ये इसका मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। दूसरी विक्रिया में देखूं यहां, तो दूसरी विक्रिया में देख लो आप, Ag सिल्वर प्लस ये क्लोरीन गैस, तो ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl। अब विक्रिया बैलेंस नहीं है तो यहाँ जो क्लोरीन 2 है तो यहाँ क्लोरीन 2 करने के लिए यहाँ 2 नहीं करने, आपको कहाँ 2 करने, यहाँ 2। इसके आधार पर ये जो सिल्वर है वो भी कितने हो गए, 2। तो यहाँ भी वो कितने लगाने पड़ेंगे, 2। तो देखो यहाँ सिल्वर के साथ एक ऋण विद्युत तत्व क्लोरीन क्रिया कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। तो सिल्वर क्लोराइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि उसमें ऋण विद्युत तत्व का योग हो रहा है, जुड़ रहा है वो। तो ये भी क्या हो गया, ऋण विद्युत तत्व का संयोग हो रहा है, तो भी हम उसको क्या कह देंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह देंगे। इसी प्रकार तीसरी विक्रिया देख लो आप, SnCl2 टिन क्लोराइड, अगर इसमें क्लोरीन गैस में और जोड़ दूं, ये ऋण विद्युत तत्व जोड़ दूं तो टिन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा, SnCl4 टिन टेट्रा क्लोराइड। तो ये देखो ऋण विद्युत तत्व जुड़ रहा है सभी में। तो ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, योग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसके आधार पर हम इसको भी क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। तीसरी बात हमारी क्या आती है, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। नंबर 3 आती है हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को बाहर निकालना है किसी पदार्थ से, तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं। तो पहली हमारी विक्रिया है, ये हो गया हमारा Zn plus HCl।
ये जिंक है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो धातु की मैं जिंक के साथ जो धातु है उसकी अम्ल के साथ विक्रिया करा रहा हूँ। तो यहाँ ZnCl2 प्लस H2 निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दूंगा, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन और 1 जिंक, 2 क्लोरीन, बैलेंस हो गई विक्रिया। तो यहाँ देखो कौन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, H2 का निष्कासन हो रहा है। इसके साथ जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ यहाँ जुड़ा हुआ था, तो ये यहाँ से निकल गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये निकल गया, अलग हो गया है। तो हाइड्रोजन का यहाँ क्या हो गया है, निष्कासन हो गया, हाइड्रोजन हट गया है, अलग हो गया है। इसी प्रकार दूसरा मैं उदाहरण लूं तो CH3CH2OH, यह है एथेनॉल, और एथेनॉल का एथेनेल में परिवर्तन, तो ये हो जाएगा CH3CHO प्लस H2 गैस निकल जाएगी, या हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, निकल गया। अब देखो यहाँ एथेनॉल है, ये मेथेन एथेन, ये OH समूह लगा हुआ है तो एथेनॉल हो गया ये, और ये एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है तो एथेनेल हो गया। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन गिनो आप, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। इधर गिनो इस यौगिक में, इस पदार्थ में 3 और 1 4 ही है। तो यहाँ 6 और यहाँ 4 है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, निकल गए। तो हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। बात आपके समझ में आ रही होगी। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। इसी प्रकार एक विक्रिया और देख लो आप, H2S प्लस आयोडीन, H2S प्लस क्या, किसके साथ विक्रिया करा रहे हैं हम, आयोडीन के साथ विक्रिया कह रहे हैं, I2 ले लो। तो यहां देखो, यहां लिख देता हूं मैं, H2S प्लस I2, और यहां क्या बन जाएगा, HI प्लस S, सल्फर अलग हो गया, हाइड्रोजन हाइड्राइड जो आयोडाइड है वो बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ देखो विक्रिया बैलेंस नहीं है, तो यहाँ हमको 2 लगाना पड़ेगा यहाँ, तो यहाँ I2 है, I इधर भी 2 हो गया, आयोडाइड आयोडीन आया ये, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 है, और ये सल्फर 1 है तो 1 है। तो देखो यहाँ सल्फर के साथ क्या जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, देखो सल्फर अकेला हो गया, इससे इसका मतलब हाइड्रोजन इससे निकल गया, दूसरे में जुड़ गया। तो यहाँ भी हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। चलो नेक्स्ट हमारी नंबर 4 जो कंडीशन है वो क्या है, नंबर 4 हमारी कंडीशन है कि धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। नंबर 4 धन विद्युती या विद्युत धनी, एक बात है, धन विद्युती या विद्युत धनी, धन विद्युती तत्व का निष्कासन। तो धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा था, हम उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे मैं यहां लूं क्या, पोटेशियम आयोडाइड प्लस उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करूं तो क्या बनेगा, यह बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो यहां से पोटेशियम और यहां से ये निकल गया। तो यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 करने के लिए मुझे यहाँ 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ इसको 2 करने से ये पोटेशियम भी कितने हो गए, 2, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, प्लस साथ में क्या निकल गई, I2 निकल गई, आयोडीन निकल गई। तो देखो यहाँ धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन, ये पोटेशियम धन विद्युतीय तत्व है, पोटेशियम, आयोडीन और क्लोरीन दोनों ऋण विद्युतीय होते हैं। तो यहाँ देखो आयोडीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, धन विद्युतीय तत्व पोटेशियम जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ से निकल गया, देखो आयोडीन फ्री हो गया है, और वो इसके साथ अटैच हो गया क्लोरीन के साथ। तो यहाँ धन विद्युत तत्व का आयोडीन से निष्कासन हुआ है इसका, तो धन विद्युत तत्व का निष्कासन हो गया, ये देखो यहाँ अलग हो गया आयोडीन से, आयोडीन अलग हो गया। तो यहाँ धन विद्युत तत्व का निष्कासन हो रहा है, तो भी उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। इसी प्रकार दूसरी विक्रिया ले लो आप, क्या, H2S प्लस क्लोरीन गैस यहाँ ले लेते हैं वापिस। तो यहाँ क्या बन जाएगा, HCl प्लस सल्फर। तो बैलेंस करने के लिए 2 लगा देता हूँ, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 1 सल्फर, 1 सल्फर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। तो देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है वो धन विद्युतीय तत्व होता है, H पॉजिटिव के रूप में होता है, पोटेशियम K पॉजिटिव के रूप में होता है, तो धन विद्युतीय हो गया। किसी के ऐसे माइनस लगा हुआ है
तो वो क्या हो गया, ऋण विद्युतीय हो गया, क्योंकि इनकी संयोजकता कम होती है। सॉरी, मतलब ये किसी इलेक्ट्रॉन लेते हैं या किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो धन विद्युतीय हो गए, ऋण विद्युतीय हो गए। तो यहाँ हाइड्रोजन धन विद्युतीय का देखो सल्फर से अलग हो रहा है, ये सल्फर अलग हो गया, धन विद्युतत्व इससे निकल गया सल्फर से। तो यहाँ भी क्या हुआ, धन विद्युतत्व का निष्कासन होता है, ये धन विद्युतत्व इस सल्फर से निकल गया, सल्फर देखो अलग हो गया। यहाँ धन विद्युत पोटेशियम इस आयोडीन से निकल गया, आयोडीन अलग हो गया। तो यहाँ धन विद्युत तत्व का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, वो उससे बाहर निकल रही है, तब उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो बात आपके समझ में आ गई होगी, हमने कई सारे एग्जांपल देख लिए, परिभाषा देख ली। अब चलते हैं किस पर, अपचयन पर, रिडक्शन पर। दूसरी हमारी विक्रिया है कौन सी, अपचयन। अपचयन अभिक्रिया, तो ये क्या होगी, वे रासायनिक अभिक्रिया, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगी ऑक्सीकरण की, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के साथ हाइड्रोजन व धन विद्युती या विद्युत धनी तत्व या मूलक का क्या होता है, संयोग तथा ऑक्सीजन व ऋण विद्युती तत्व या मूलक का क्या होता है, का निष्कासन बाहर निकलता है, हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये जस्ट अपोजिट है। देखो क्या हो रहा है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के साथ क्या जुड़ रहा है, किसका योग हो रहा है, हाइड्रोजन का, और धन विद्युतीय तत्व या मूलक का योग हो रहा है। उसमें आपने क्या देखा, ये दोनों निकल रहे थे ऑक्सीकरण में, और ऑक्सीजन और ऋण विद्युत जुड़ रहे थे, तो यहाँ उल्टा हो गया। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के साथ हाइड्रोजन वो धन विद्युत तत्व या मूलक तो क्या होता है, जुड़ता है, उसका संयोग होता है, और ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व है या जो मूलक है वो निकलता है, उसका निष्कासन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, रिडक्शन उसको कहेंगे। तो चलो एग्जांपल से देख लेते हैं क्या है। तो पहला हमारा क्या होगा, पहला ये हाइड्रोजन का क्या योग, दूसरा क्या होगा धन विद्युत तत्व का योग, तीसरा क्या होगा ऑक्सीजन का निष्कासन, और चौथा क्या होगा ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन। तो हाइड्रोजन का संयोग या योग, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन अगर जुड़ रही है तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, हमारी अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तो देखो अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, ये मैंने बैलेंस कर दिया पहले से। तो यहाँ देखो क्लोरीन के साथ किसका योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो ये देखो HCl में इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो यहाँ किसका योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, ये क्लोरीन के साथ। दूसरी अभिक्रिया देखें तो यहाँ हम ले रहे हैं एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है एथीन, डबल बॉन्ड आ जाता तो एथीन इन जो लगता है वो। और इसका मैं क्या करा रहा हूँ, हाइड्रोजनीकरण करा रहा हूँ निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। 473 केल्विन या 373 केल्विन तापमान इस अभिक्रिया को कराते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, डबल बॉन्ड हो जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है, ये हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन का योग हो रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो
तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4 है। यहाँ कितने हो रहे हैं, 3 और 3 6 हो रहे हैं। तो यहाँ भी देखो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, योग हुआ है। तो हाइड्रोजन का संयोग होना, योग होना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। आपके समझ में आ गई होगी बात। और ये डबल बॉन्ड किसमें बदल गया, सिंगल बॉन्ड में बदल गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। इसी प्रकार Na+H अगर ये करते हैं तो NaH बनता है, नाइट्रोजन जो सोडियम हाइड्राइड बनता है। तो यहाँ H2 करा देते हैं क्रिया। तो यहाँ इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हो गए 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम, और 2 हाइड्रोजन और 2 सोडियम करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। तो यहाँ भी देखो सोडियम के साथ किसका योग हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, योग हो रहा है। और ये इसमें क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का योग होना, संयोग होना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का योग। इतनी अभिक्रिया काफी है। नेक्स्ट लेते हैं दूसरी बात। दूसरी बात क्या है हमारा, धन विद्युत तत्व या मूलक का योग। धन विद्युती या विद्युत धनी तत्व का योग। धन विद्युत तत्व अगर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो देखो हमारे पास पहली डिग्री है CuCl2। अगर इसकी मैं फिर से कॉपर से क्रिया करा दूं, और कॉपर कैसा तत्व होता है, धन विद्युती होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर 2+ होता है। तो अगर ये जुड़ जाता है, धन विद्युती तत्व है, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, Cu2Cl2। तो देखो यहाँ ये सिंगल था और एक धन विद्युत तत्व कॉपर और मिल गया, तो ये Cu कॉपर के 2 हो गए और क्लोरीन 2 है। तो यहाँ देखो धन विद्युत तत्व का योग हो रहा है, और धन विद्युत तत्व कौन है, कॉपर है, +2 चार्ज होता है। तो ये इसमें बना। तो यहाँ क्या हो रहा है, धन विद्युत तत्व का योग हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा हम देखें, यहाँ धन विद्युत तत्व जोड़ना है हमको। तो जैसे हमारे पास ये क्लोरीन गैस है और इसके पास में धन विद्युत सिल्वर जोड़ दूं Hg, तो क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 करने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा। और ये 2 सिल्वर हो गए, तो इधर भी सिल्वर 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ लगा देते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको नंबर पहले लगाना है, पहले हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ देखो ये जो क्लोरीन है उसमें धन विद्युती तत्व जुड़ रहा है, सिल्वर धन विद्युती होता है, Ag+ चार्ज होता है इस पर। तो ये सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। आपने देखा होगा पहले हमने इसका निष्कासन किया था क्लोरीन का, तो ऋण विद्युत तत्व निकल गया था और धन विद्युती रह गया था। इधर देखो हमने इसको जोड़ दिया, तो ये चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी विक्रिया हम देखें यहाँ, तो ये देख लो आप, क्लोरीन प्लस मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम +2 चार्ज होता है, ये क्लोरीन इससे क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बन जाएगा। तो यहाँ भी देखो ये धन विद्युती तत्व है, तो ये धन विद्युत तत्व का इसके साथ योग हो रहा है, मैग्नीशियम का क्लोराइड बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो धन विद्युत तत्व का योग क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो धन विद्युत तत्व का योग हो जाएगा। इसी प्रकार आप वो देख सकते हो क्या, I2+Hg मरकरी और आयोडीन के साथ क्रिया कर रहा है, तो ये बन जाएगा Hgi2। तो ये देखो धन विद्युती तत्व है, मरकरी पर +2 चार्ज होता है, ये आयोडीन के साथ क्रिया कर रहा है और इसमें क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो धन विद्युत तत्व का देखो योग हो गया है आयोडीन के साथ, तो ये धन विद्युत तत्व जुड़ गया, तो इसका इसमें क्या हो गया, अपचयन हो गया। इतने एग्जांपल काफी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन व ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन। तो हम तीसरी बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निकलना। तो अगर किसी से ऑक्सीजन निकल रहा है तो किसी पदार्थ से, तो उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं पोटेशियम क्लोरेंट KClO3। ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेंट। और ये जब विखंडित होता है तो यहाँ KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन निकलती है। तो अभी क्या बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 कर दूं तो पोटेशियम 2 हो गए, तो यहाँ 2 करने के लिए 2 कर देता हूँ। अब क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ भी देखो 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ 3 दूनी 6 है, ये 3 और ये 2 से गुणा होकर 6, तो ये हो गए
3 दूनी 6। तो देखो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन निकल गया, KCl बन गया, प्लस देखो ये ऑक्सीजन O2 निकल गई है। तो ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। देखो यहाँ से विक्रिया में आपके समझ में आ रहा होगा ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। इसी प्रकार में दूसरा विक्रिया देखूं यहाँ, तो जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस आपका कार्बन से मैं क्रिया कराऊं तो यहाँ क्या बनेगा? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिंक में, लेकिन यहाँ जिंक अकेला हो गया, इससे ऑक्सीजन निकल चुकी है देखो ये। तो यहाँ भी देखो इससे ऑक्सीजन का क्या हुआ है? निष्कासन हुआ है, अलग हुआ है इससे, जिंक से। तो ये इस ZnO का Zn में क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। तो ये भी हो गया। इसी प्रकार आप और देख सकते हो यहाँ, जैसे PbO प्लस C, तो ये Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ से भी ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और ये ऑक्सीजन निकलती है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन का अगर इस प्रकार निष्कासन हो रहा है तो आप उसको क्या कहोगे? अपचयन कहोगे। और ले लो उदाहरण, जैसे कॉपर का ऑक्साइड CuO उस पर H2 गैस में प्रभावित करा दूं तो कॉपर प्लस जल बनता है, बैलेंस है, देखिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन देखो यहाँ नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन का क्या हो गया? निष्कासन हो गया। इसका मतलब इसका इसमें क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो इस प्रकार अगर ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। और लास्ट हमारी चौथी बात है क्या? ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन। ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन, बाहर निकलना। तो ऋण विद्युत तत्व अगर बाहर निकल जाता है तो उसका क्या हो जाएगा? पदार्थ का अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ आप ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe, तो यहाँ मिल जाएगा FeSO4 प्लस आपका Cu। तो देखो ये ऋण विद्युतीय तत्व है, ये SO4 पर -2 चार्ज होता है, -2 चार्ज, तो ये ऋण विद्युतीय हो गया। तो ये कॉपर से निकल गया, जो कॉपर अकेला हो गया इधर और इसके साथ अटैच हो गया है, तो इसका इसमें क्या हो गया है? अपचयन हो गया है, ऋण विद्युत तत्व निकल गया है। तो ये SO4 -2 चार्ज होता है, तो ऋण विद्युत तत्व इससे निकल गया, तो ये इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया, क्योंकि ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इसी प्रकार मैं और देखूं दूसरी विक्रिया, तो SnCl4 से क्या हो जाएगा? बन जाएगा SnCl2 प्लस Cl2। सॉरी ये नहीं होगा, ये तो ऋण विद्युत तत्व का क्या हो रहा है? हाँ सही है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? SnCl4 से क्या बन जाएगा? SnCl2 प्लस Cl2। यहाँ 3 टेट्राक्लोराइड SnCl4, तो यह क्या बन गया? 3 डाइक्लोराइड प्लस क्लोरीन बन गया। तो ये जो क्लोरीन Cl जो होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, तो ऋण विद्युत तत्व हो गया। तो यहाँ 4 है, यहाँ कितने बच गए? 2 ही बचे हैं। इसका मतलब कमी हो गई। किसकी कमी हो गई? ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन हो गया, उसकी कमी हो गई। तो ऋण विद्युत तत्व का कमी होना या उसका बाहर निकलना, निष्कासन होना, क्या कहलाता है? आपका अपचयन कहलाता है। तो देखो यहाँ भी ऋण विद्युत तत्व निकल गया, यहाँ भी ऋण विद्युत तत्व निकल गया, तो ये भी क्या हो गया? आपका ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन क्या हो गया? अपचयन विक्रिया हो गई। तो आपके समझ में आ गई होगी ये सारी बातें। अब ये जो हमने इतना पढ़ा, ये जो परिभाषा हमने पढ़ी, ये क्या है? ये प्राचीन अवधारणा पर आधारित है। ये बातें ये कौन सी है? प्राचीन अवधारणा है। प्राचीन अवधारणा के अनुसार हमने जो बातें पढ़ी वो सारी प्राचीन अवधारणा के आधार पर पढ़ी। अब वर्तमान में ऑक्सीकरण और अपचयन की कौन सी परिभाषाएं चलती है? जो मॉडर्न, जो आधुनिक जो परिभाषाएं हैं वो क्या है? तो आधुनिक परिभाषा जो वर्तमान में चल रही है उसको भी आपको जानना है। तो वर्तमान जो परिभाषा उनके अनुसार ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है वो देखते हैं। तो आधुनिक जो अवधारणा वो क्या कहती है? तो कोई भी पदार्थ जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग
या क्या कह सकते हो, निष्कासन करता है। कोई भी पदार्थ जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस अभिक्रिया को आप क्या कहोगे, जिस अभिक्रिया में हो रहा है उसको क्या कहोगे आप, ऑक्सीकरण कहोगे। तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब बात यह है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, निष्कासन होता है उसमें, तो उस अभिक्रिया को आप क्या कहोगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहोगे। समझ में आ गई बात, कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन दान किया जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम कह देंगे क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह देंगे। इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो, ऑक्सीकरण क्या है, वी इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया है। वी इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया भी आप कह सकते हो, किसको, ऑक्सीकरण को। ऑक्सीडेशन को आप क्या कह सकते हो, वी इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि वी इलेक्ट्रॉनीकरण यानी इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसलिए ऑक्सीकरण को आप क्या कह सकते हो, वी इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हो। और ऑक्सीकरण में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण में तत्व की धन संयोजकता में वृद्धि होती है, तत्व की धन संयोजकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, ये ध्यान रखना आपको। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ, या आप इस जगह क्या लिख सकते हो, पदार्थ की जगह वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई क्या, परमाणु, अणु, मूलक, आयन या तत्व, ये लिख सकते हो। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु, मूलक, आयन, तत्व क्या करता है, एक या एक से ज्यादा या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या निकालता है या देता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और ये वी इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में तत्व की धन संयोजकता में वृद्धि होती है, यानी धन संयोजकता उसकी बढ़ती है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ आपको दो तीन बातें रखना है, ध्यान रखना कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार क्या ऑक्सीकरण में क्या होता है, कि जो उदासीन तत्व होता है, अणु होता है, परमाणु होता है, मूलक, आयन, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ इस पदार्थ की जगह। तो उदासीन तत्व जो होता है वो क्या बनाता है, उस पर वो धनायन बना लेता है, उसमें आवेश की वृद्धि हो जाती है। तो उदासीन तत्व क्या बनाता है, उसमें वो धनायन बनाता है, क्या बनाता है, धनायन, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो उदासीन से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तत्व से, तो वो क्या बना लेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो क्या बना लेगा, धनायन बना लेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, धनायन, धनायन पर क्या हो सकता है, आवेश वृद्धि हो सकती है, आवेश वृद्धि यानी आवेश में वृद्धि हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन उदासीन तत्व क्या बना लेता है, धनायन। दूसरी बात, धनायन के आवेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और तीसरी बात क्या कहता है कि ऋणायन, ऋणायन के आवेश में क्या हो जाएगी, कमी, ऋणायन के आवेश में कमी। तो ये तीन बातें ध्यान रखनी है आपको आधुनिक अवधारणा के अनुसार। समझ में आ गई बात। कोई भी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ यानी परमाणु, अणु, मूलक, आयन, तत्व एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है, त्याग करता है, तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इसको भी इलेक्ट्रॉनिकरण अभिक्रिया कहते हैं। और तत्व की धन संयोजकता में वृद्धि होती है। इसमें आपको तीन बातें ध्यान रखनी है कि उदासीन तत्व क्या बना लेगा, धनायन, और धनायन के आवेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि, और ऋणायन के आवेश में क्या हो जाएगी, कमी। एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएंगे। तो पहली कंडीशन लेते हैं, उदासीन तत्व से क्या बन रहा है, धनायन बन रहा है। तो यहाँ हमारे उदासीन, हमारे पास तत्व क्या है, सोडियम है, और यहाँ क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा।
तो सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये क्या बना लेगा, धन आयन बना लेगा, Na पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो क्या बन गया, Na पॉजिटिव बन गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो देखो ये उदासीन था यहाँ, और ये उदासीन से क्या बना लिया इसने, धन आयन बना लिया, और देखो इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये बात कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। दूसरी बात क्या है, इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। ये मैग्नीशियम है, देखो उदासीन है Mg, और ये क्या बना लेगा, Mg2+ बना लेगा। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो देखो उदासीन से क्या बन गया, धनायन बन गया, धनायन बन गया। इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जा रहा है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी प्रकार जैसे एल्यूमिनियम में ले लूं तो एल्यूमिनियम Al3+ बनाता है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो एक या एक से ज्यादा। तो देखो यहाँ एक निकल रहा है, एक से ज्यादा निकल रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो उदासीन, ये देखो सारे उदासीन है, यहाँ पर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो चार्ज नजर आ रहा है आपको, और वो भी कैसा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब वो क्या बना रहा है, धनायन बना रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉनों का देखो क्या किया जा रहा है, निष्कासन किया जा रहा है, इसलिए वी इलेक्ट्रॉनिकरण हो गई है। दूसरी बात पर आते हैं धनायन के आवेश में वृद्धि। तो कोई मेरे पास आयन है धनायन, जैसे ये Cu+ है, तो इसको बोलते हैं क्यूप्रश, क्यूप्रश। और अगर ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है इसने, इसलिए प्लस चार्ज है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दे तो इसमें प्लस आवेश बढ़ जाएगा, यानी धनायन है, ऑलरेडी धनायन है, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग के आवेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, +1 चार्ज है, और ये आवेश बढ़ सकता है 2, 3, तो ये हो जाएगा Cu2+। तो देखो कॉपर प्लस चार्ज में था, तो कॉपर 2+ चार्ज में हो गया, ये धनायन है देखो यहाँ, और धनायन के आवेश में क्या हो गई, वृद्धि देखो यहाँ 1 या 2 हो गए। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया, तो क्यूप्रस से क्यूप्रिक बन गया, क्यूप्रिक आयन। आयन ये ठीक है, क्योंकि आयन ऊपर दिख रहा है आपको, तो आयन है ये। इसी प्रकार आप ले सकते हो इसमें और क्या, Fe2+, तो ये क्या हो गया, Fe2+। फेरस कौन सा आयन है, फेरस आयन। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया तो क्या बना लेगा, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो फेरस से बन जाएगा फेरिक आयन, फेरिक आयन। तो देखो धनायन, ये देखो धनायन +2 चार्ज लगा हुआ है आयरन पर, तो उसको हम फेरस आयन बोल रहे हैं। और इसने एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया तो आयन आवेश में क्या होगी, 2 से 3 हो गया, आवेश में वृद्धि होगी, तो फेरिक आयन हो गया है। तो फेरस से क्या बन गया, फेरिक बन गया। तो आवेश में जो वृद्धि हो रही है वो क्या है आपका, आवेश में वृद्धि क्या कहलाता है, विइलेक्ट्रॉनीकरण यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां देखकर अब समझ में आ रहा होगा आपके, यहाँ आवेश में वृद्धि। तीसरी बात हमारी बच गई क्या, ऋणायन के आवेश में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तभी ऋणावेश लेंगे हम, और उसके आवेश में क्या देखेंगे, कमी देखेंगे। तो ये जैसे मान लो मेरे पास क्या है, क्लोरीन है और माइनस आवेश है इस पर, क्योंकि ऋणायन ले रहे हैं, इस पर आवेश माइनस लगा है। तो यहां देखो ये क्या कर लेता है, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इसमें आवेश की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया तो ये ऋणायन बना, और ये फिर से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये वापस उसका जो चार्ज है वो कम हो जाएगा, या ये उदासीन भी हो सकता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये उदासीन हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो गई, ऋणायन के आवेश में क्या हो गई, कमी हो गई। या माइनस चार्ज था या बिल्कुल चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। समझ गए बात को। इसी प्रकार से मैं लेना चाहूं यहाँ Br2, और ये पर मान लो आपके ये ब्रोमीन है और इसमें माइनस चार्ज है, और ये क्या बना लेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग के Br2 बनाता है। और यहाँ मैं 2 लेना चाहूँ, इसके 2 अणु ले लेते हैं चलो। तो ये 2 हो गए, इधर भी 2, इधर भी 2, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2। तो देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ऋणावेश में कमी हो गई, ये उदासीन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ देखो जो माइनस चार्ज था ऋणायन में, जो आवेश था उसमें क्या आ गई, देखो यहाँ कमी आ गई, यहाँ है लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो ऋणायन के आवेश में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो आप उसको क्या कहोगे,
ऑक्सीकरण कब होगी आधुनिक अवधारणा के अनुसार। तो ये 3 बातें होगी। अब चलते हैं हम किस पर, अपचयन अभिक्रिया पर, आधुनिक अवधारणा के अनुसार। तो क्या वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व, अणु, परमाणु, आयन या मूलक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो त्याग रहता है, ये क्या कर रहा है, ग्रहण करता है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां उल्टा हो रहा है काम, तो इसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिकरण अभिक्रिया कहेंगे। वो वी इलेक्ट्रॉनिकरण थी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिकरण अभिक्रिया है। वो वी इलेक्ट्रॉनिकरण अभिक्रिया थी, ये इलेक्ट्रॉनिकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है। और उसमें क्या हो रहा था, तत्व की धन संयोजकता में वृद्धि हो रही थी, और यह तत्व की धन संयोजकता में कमी होती है, तत्व की धन संयोजकता में कमी होगी, और ये इसको आप इलेक्ट्रॉनिकरण अभिक्रिया भी कह सकते हो। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व, अणु, परमाणु, आयन या मूलक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहेंगे आधुनिक अवधारणा के अनुसार। यहाँ पे 3 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन, उदासीन जो तत्व है या परमाणु क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा, ऋणायन। दूसरी कंडीशन, ऋणायन के आवेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ऋणायन के आवेश में वृद्धि। और तीसरी कंडीशन है धनायन के आवेश में कमी। धनायन के आवेश में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो उसकी धन संयोजकता कम हो जाएगी, धन संयोजकता कम हो रही है। देखते हैं तीनों कंडीशन अप्लाई करते हैं। उदासीन तो तत्व क्या बनाएगा, ऋणायन। तो ये लो उदासीन है क्लोरीन, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, मूलक क्या कोई तत्व है, तो ये क्या बना, एक तत्व लेकर ऋणायन बना लेगा, तो Cl माइनस बना लिया। तो देखो उदासीन परमाणु क्या बना लिया, ऋणायन बना लिया। इसी प्रकार से ब्रोमीन है, इलेक्ट्रॉन लिया और 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और ये Br2 माइनस बना लिया। तो देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, और उदासीन परमाणु क्या बना रहे हैं, ऋणायन बना रहे हैं। उदासीन परमाणु क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। इसी प्रकार आप और देख लो, जैसे O2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके O2 -2 चार्ज बना लेता है। तो देखो यहाँ उदासीनता 2 इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस हो गया है, ऋणायन हो गया है। इसी प्रकार नाइट्रोजन है आपका, और वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, N3 माइनस बना लेगा। तो ये देखो उदासीन है यहाँ, और 3 इलेक्ट्रॉन लेकर ये देखो क्या कर रहा है, ऋणायन बन रहा है, -3 चार्ज आ रहा है इस पर। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, उदासीन परमाणु क्या बना रहा है, ऋणायन बना रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या ऋणायन के आवेश में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो मैं ऋणायन ले रहा हूं, यहाँ एक मैग्नेट आयन ले रहा हूं, MnO4 माइनस, MnO4 माइनस मैंने लिया, और ये क्या करेगा, इस पर ऋणावेश ऑलरेडी है, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेगा, तो ये मैग्नेट आयन से परमैग्नेट आयन बना लेगा, और ये हो जाएगा MnO4 -2। देखो यहाँ आवेश में, ऋणायन के आवेश में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ -1 चार्ज था, यहाँ -2 चार्ज हो गया है। इसी प्रकार FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स जटिल अणु ले रहे हैं हम, इस पर मान लो कितना आवेश है, -3 चार्ज है, और ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो ये बन जाएगा FeCN6 4 माइनस।
देखो यहाँ 3 आवेश या कितने आवेश, 4 आवेश, कौन सा, रेनाइन। तो रेनाइन के आवेश में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ये कॉम्प्लेक्स अणु है। अब लास्ट बात बच गई हमें धनायन के आवेश में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो धनायन के आवेश में क्या करनी है, हमको कमी करनी है। तो देखते हैं, ये हमारे जो फेरिक वाला था Fe3+, और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो क्या बना लेगा, Fe2+ बना लेगा। तो देखो धनावेश में क्या होगी, कमी होगी, या प्लस था और या कितना हो गया 2, फेरिक से फेरस बना लिया। Sn4+ जो चार्ज है यहाँ, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना लेगा, Sn2+ बना लेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 4 थे, 2 इलेक्ट्रॉन लेने से कितने रह गए, 2। तो देखो धनायन के आवेश में क्या आई है, कमी आई है। इसी प्रकार आप ले सकते हो Pb4+, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो क्या बना लेगा, Pb2+ बना लेगा। तो देखो यहाँ भी धनावेश में क्या आई है, कमी आई है, 4 से कितने हो गए हैं, 2 हो गए। तो ये कौन सी अवधारणा हो गई, आधुनिक अवधारणा हो गई, मॉडर्न जो बात है वो हो गई। तो ये हो गया हमारा क्या, ऑक्सीकरण और अपचयन। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, वो हमारा क्या है, वो ये है कि आपने कई सारी विक्रियाएं देखी, कई विक्रियाएं आपको कंफ्यूज कर रही होगी, उल्ट पुल्ट इधर उधर हो रही होगी। तो इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक बात है, वो ये है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया अकेली संभव नहीं है। एक तत्व परमाणु अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, स्थानांतरण करता है एक दूसरे तत्व अणु परमाणु को, और वो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। एक त्याग रहा है, एक ग्रहण कर रहा है। इसलिए ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया सिंगल पॉसिबल नहीं है, ये दोनों साथ साथ चलने वाली अभिक्रिया है। तो इसके आधार पर इनको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये अकेली पॉसिबल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरा ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इस प्रकार होता रहेगा। और एक नेगेटिव मतलब ऋणायन को त्याग रहा है तो एक ग्रहण कर रहा है, एक धनायन को त्याग रहा है तो एक ग्रहण कर रहा है, एक ऑक्सीजन को त्याग रहा है तो एक ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या कि अकेली नहीं चलती है, साथ में चलती है। इसलिए इनको ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया, अपोपचय अभिक्रिया या उपाचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, ये नाम आपने सुने होंगे। या आप इसको क्या कह दोगे, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो ये ऑक्सीकरण न तो अकेले ऑक्सीकरण होती है, न ही अपचयन होता है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये ग्रहण कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, साथ साथ में चल रही दोनों क्रिया। तो ये दोनों साथ साथ में होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया या उपाचयन अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया। तो आपने रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम काफी सुना होगा। तो इन दोनों का मिला जुला रूप ही, तो दोनों साथ में चलते हैं, उनको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा बात हमारी और बची है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हमेशा क्या होती है, साथ साथ होती है। तो देखते हैं रेडॉक्स। तो रेडॉक्स का समझ में आ गया, मतलब क्या है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है। तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे CuSO4 प्लस Zn, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ हमको क्या देखना है कि एक जने का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, एक जने का अपचयन हो रहा है। यानी एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार कर रहा है, एक अपचायक की भांति व्यवहार कर रहा है। तो एक ऑक्सीकृत हो रहा है, एक अपचयित हो रहा है। तो देखो यहाँ ये दोनों विक्रिया साथ साथ में अगर आपको नजर आएगी। यहाँ देखो CuSO4 यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया कॉपर से, और क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो गया भाई, अपचयन हो गया। अपचयन क्यों हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहाँ ऑक्सीजन थी लेकिन यहाँ नजर आ रही है कि आपको नहीं आ रही है, तो ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो गया। दूसरी बात, यहाँ इसके पास ऑक्सीजन नजर आ रही है, आपको नहीं आ रही, लेकिन यहाँ आ रही है, देखो इस यौगिक में इसके साथ ऑक्सीजन आई है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण हुआ है, और CuSO4 का Cu में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो देखो दोनों विक्रियाएं क्या चल रही है, साथ साथ चल रही है।
और ये एग्जांपल हमने पीछे भी काम में दिया था। तो अकेली विक्रिया पॉसिबल नहीं है, दोनों विक्रिया क्या होती है, साथ साथ चलती है। दूसरी बात, यहाँ आपको ऑक्सीकरण अपचयन तो हो गया, इसका इसमें ऑक्सीकरण और इसका इसमें मतलब इसका इसमें अपचयन, इसका इसमें ऑक्सीकरण। एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ जो ये पदार्थ है हमारा, वो एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा और एक अपचायक की भांति व्यवहार करेगा। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ Zn किसकी भांति व्यवहार करेगा, अपचायक। तो ये कौन सा पदार्थ हो गया, अपचायक पदार्थ हो गया। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक की भांति व्यवहार करता है, और जिस पदार्थ का क्या होता है, अपचयन, वो ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक पदार्थ, बात को वापिस समझना, यानी CuSO4 का Cu में तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन एक और बात आपको अपचायक और ऑक्सीकारक के बारे में ध्यान रखनी है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीजन किसका, Zn, वो किसकी भांति व्यवहार करता है, अपचायक की भांति व्यवहार करता है। और जिसका क्या होता है, अपचयन, तो अपचयन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसमें, तो वो किसकी भांति व्यवहार करता है, ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार, यानी ये ऑक्सीजन देने की प्रवृत्ति रखता है, तो वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो, ऑक्सीकारक पदार्थ वो होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और अपचायक पदार्थ वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। चलो अगला एग्जांपल हम देखें, तो वो है हमारे पास Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहां बन जाएगा Fe प्लस CO2। तो ये फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर रहा है, आयरन बन रहा है और CO2 बन रहा है। तो यहाँ देखो आयरन कितने हैं, 2 है, तो 2 करने के लिए मुझे 2 लगाने पड़ेंगे। अब कार्बन इधर कितना है, 1 है, तो इधर भी कार्बन 1 है, F इधर 2 है तो इधर भी 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 3 और 1 4 है, और यहाँ कितने हैं, 2 ही है। तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां में लगा दो कितना, 2 लगा देता हूं यहां, तो 2 दूनी 4, और अगर यहां भी 2 लगा देता हूं तो ये बैठ रहा नहीं है, 2 और 3 5 हो रहे हैं, तो मैं इसको कर देता हूं 3, और इसको भी कितना कर देता हूं 3। अब बैठ रहे हैं क्या, बैठ रहे हैं। देखो आयरन 2 है, इधर भी आयरन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, तो ये हो गए 3 दूनी 6, और कार्बन कितना है 3, तो इधर भी कितने हो गए 3। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, आयरन जो ऑक्साइड है आपका, फेरिक ऑक्साइड, उसमें देखो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसका इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी को हम क्या कहते हैं, अपचयन। तो ये इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। Fe2O3 का Fe में क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि देखो यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उसका क्या, उस ऑक्सीजन कमी को क्या कहते हैं, अपचयन। और यहाँ देखो ऑक्सीजन मान लो ये है सिंगल है, लेकिन यहाँ देखो कितने डबल हो गई है, तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो एक ऑक्सीकरण हो गया, एक अपचयन हो गया। अब इसका आधार पर देखो अपचायक पदार्थ कौन है, ऑक्सीकारक कौन है, तो जिसका अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो अपचयन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ ऑक्सीकारक की भांति काम करेगा, ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा। और ये किसकी भांति करेगा, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, अपचायक की भांति। तो ये अपचायक की भांति व्यवहार करता है, अपचायक की भांति, अपचायक पदार्थ हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। CuO प्लस H2, तो ये बन जाएगा Cu प्लस H2O। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कॉपर में बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में जा रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ देखो ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ है, जुड़ गई है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, अपचायक होता है।
और ये क्या होता है, ऑक्सीकारक। क्यों? क्योंकि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और देख लो PbO प्लस कार्बन, यहां बनेगा PbO प्लस CO2, ये लो बिक्रिया बैलेंस 2Pb 2Pb, 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो यहां देखो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये इसमें बदल रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी अपचयन। या देखो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ है, ऑक्सीजन की वृद्धि जुड़ रही है, तो ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। ठीक है। और एग्जांपल देखना चाहो तो मैं और भी बता सकता हूं आपको। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ZNO प्लस कार्बन, और ये बनेगा Zn प्लस कार्बन मोनोक्साइड। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी। तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ इसके साथ जुड़ गई, तो ये इसका इसमें क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। यानी कार्बन का कार्बन मोनोक्साइड में ऑक्सीकरण, जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। अब एक मैं अलग एग्जांपल लेता हूं, उसको भी आपको देखना है, ऑक्सीकरण अंक के आधार पर देखना है उसको। देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, SnCl2 प्लस FeCl3, SnCl4 प्लस FeCl2, ये एक अभिक्रिया है हमारे पास। तो देखो यहाँ SnCl2 FeCl3, तो यहाँ इसको अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए 2 लगा देता हूँ, यहाँ 2 लगा देता हूँ। तो Fe कितने हो गए, 2, इधर भी कितने हो गए, 2। Sn कितने हैं, 1 1। क्लोरीन कितने हैं, तो देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 2 दूनी 4 और 4 8, अभिक्रिया बैलेंस हो गई। अब इसको कैसे करें, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। यहाँ तो आपने अच्छे से पहचान लिया था। देखो यहाँ भी ऋण विद्युती है, यहाँ भी ऋण विद्युती है, यहाँ भी ऋण विद्युती है, और ऑक्सीजन किसी में निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, किसी में जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। अब ऐसी विक्रिया तुम्हारे सामने आ गई तो तुम ऑक्सीकरण अपचयन कैसे पहचानोगे, तब पहचानना ऑक्सीकरण अंक के आधार पर। देखो ये इस पर, ये इसके आधार पर यहाँ जो आवेश आया है कि ये कितने हैं, यहाँ 2 है, इसका मतलब इस पर जो है पॉजिटिव 2 चार्ज है, इस पर -1 है, ये 3 के आधार पर इस पर +3 चार्ज है, और ये अकेला तो इस पर -1 चार्ज है, ये 4 के आधार पर इस पर +4 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज है, और इस पर +2 चार्ज है, और इस पर -1 चार्ज है। ये क्या हो गए, इसके ऑक्सीकरण अंक हो गए, ऑक्सीकरण अंक। ये मैंने कैसे लिखा, देखो SnCl2, ये कैसे बना, Sn ऐसे है, तो इसकी Sn की संयोजकता मान लो 2 है और क्लोरीन की 1 है, तो ये तीसरे गुणे होते हैं इसे। तो क्या बन गया, ये किसके साथ अटैच होगा, तो SN1, और ये इसके साथ जाएगा तो Cl2, तो एक का तो कोई महत्व नहीं है, तो क्या बन गया SnCl2, ये सूत्र बना। इसके आधार मैंने यहाँ +2 लिखा है। अब देखो अगर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है उसका अपचयन होता है। तो यहाँ देखो Sn जो टिन है उसकी ऑक्सीकरण अंक कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ देखो टिन Sn का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, 4 हो गया, तो ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये इसका इसमें क्या हो गया, अगर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, 2 से 4 हो रहे हैं, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ऑक्सीकरण। और यहाँ देखो Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना 3 है, लेकिन यहाँ कितने 2 है, तो यहाँ ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी, कमी होगी। तो ऑक्सीकरण अंक में कमी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ऐसी विक्रियाओं को आपको ऐसे पकड़ना है, समझ गए बात को। तो ऐसे ऑक्सीकरण अंक निकालना है और फिर इसको कंप्लीट करना है। आशा करता हूँ वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। कोई कमेंट मतलब कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके हमको पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।